नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ARO GS मॉक टेस्ट 66, जिसमें कि कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर ARO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है, PDF के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ये समान हिंदी की पुस्तक आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। ये पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए आप लोग वीडियो पॉज करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिया गया है चेंदी। चेंदी की राजधानी क्या थी बताइए? सुक्तिमती थी। तो ए का सेकंड कहाँ कहाँ दिया गया है? बी और सी में दिया गया है। मल की अगर हम बात करें, मल की राजधानी क्या थी? मल की राजधानी कुशीनगर थी या फिर पावा थी, जो कि यहाँ पे पावापुरी दिया गया है। तो बी का फर्स्ट किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। ठीक है। फिर कंबोज की जब हम बात करते हैं तो कंबोज हाटक, ठीक है, यहाँ पे सी का फोर्थ हो गया। और मत्स्य विराट, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि जो मत्स्य है, जो मछली है, वो एक विराट जानवर है, बड़ी जानवर है। तो विराटनगर हो गया। कंबोज कब होगा? जब किसी चीज को हटा दो, तो हटक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है क्लास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और महाजनपद दिए गए हैं। आपको 16 महाजनपद के नाम दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। मैं आपको बता दूं, ये PYQ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कमेंट में पढ़ा आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है स्क्रीनशॉट लेने में, तो उसके लिए सॉरी। मैं आज से आपको टाइम दिया करूंगी थोड़ी देर का कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से पहले भी प्रश्न बना है और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। तब तक मैं आपको एक और प्रश्न का उत्तर देती हूँ। कई बार पेपर में पूछा है कि महाजनपद का नाम किस बौद्ध टेक्स्ट में मिलता है? तो अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, ये याद रखिएगा। और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम काशी की बात करते हैं जो कि महाजनपद है, तो वाराणसी हो गया, कौशल श्रावस्ती हो गया, अंग चंपा हो गया, चेंदी शक्तिमती हो गया, वत्स कौशंबी हो गया, कुरु इंद्रप्रस्थ हो गया, पांचाल अहिछत्र हो गया, काम्पिल्य हो गया, मत्स्य विराटनगर हो गया, सुरसे मथुरा, अस्मक पैठन, ठीक है, अवंती उज्जैन, गांधार तक्षशिला, कंबोज हटक, वज्जी वैशाली, मल कुशीनगर, मगध राजगृह या गिरिव्रज। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, एक बार पेपर में प्रश्न पूछा था कि साउथ में गोदावरी नदी के पास अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो उधर आपका कौन सा महाजनपद है? तो वो है अस्मक। ये भी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। जो 16 महाजनपद है उसमें से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के पास है, साउथ में के डायरेक्शन में है? तो वो उसका सही उत्तर आपका अस्मक है। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। यहाँ पे मैं हिंदी वालों के लिए इसको अलग पढ़ूंगी, इंग्लिश वालों के लिए अलग पढ़ूंगी। ठीक है। यहाँ पे टिलाइट चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। टिलाइट रॉक्स की बात की गई है। ये चट्टाने अवसादी चट्टाने हैं। यहाँ पे बोला गया है ये जो रॉक्स हैं दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। अवसादी चट्टानों को हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इनका निर्माण पवनों द्वारा निक्षेपण से होता है। दे आर फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ बाय विंड। ठीक है। तो ये डिपोजिशन बाय विंड के द्वारा फॉर्म होती है। ये पेपर में प्रश्न पूछा है आपसे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा। जब भी हम टिलाइट की बात करते हैं, टिलाइट रॉक की बात करते हैं, तो ये एक अवसादी चट्टाने हैं।
ठीक है, दे आर सेडिमेंट्री रॉक, ये एकदम सही है। लेकिन उनका फॉर्मेशन ग्लेशियर डिपोजिशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ग्लेशियल डिपोजिशन के द्वारा। इसी को अगर हम हिंदी में बोले तो आपको क्या बोलेंगे आप इसको? इसका जो निर्माण है वो हिमानी निष्पेषण द्वारा होता है। यहाँ पे पवनों द्वारा नहीं, हिमानी निक्षेपण द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, हम जब भी रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं तो रॉक्स में हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये तो मैंने इंग्लिश में बताया। इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, अग्नेय शैल कहते हैं। अब देखिए इनका फॉर्मेशन कब होता है? ये आपको एक वोल्केनो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ वोल्केनो से क्या निकल रहा है? मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, और यही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ये जो रॉक फॉर्म करता है, जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ से गरम गरम निकलेगा ना ज्वालामुखी से, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये ठंडा हो जाएगा। उस समय जो रॉक ये फॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर इग्नियस रॉक को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इन और एक्स। ठीक है, जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो रॉक होती हैं जो कि मैग्मा, जो द इग्नियस रॉक आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा दैट cool slowly as a result these rock are coarse grain। ठीक है, यहीं पे ये ठंडी हो जा रही है इन में। ठीक है, और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और यहाँ पर भी जो ये रॉक होती है फाइन ग्रेन्ड और क्रिस्टल के फॉर्म की होती है, उसको हम एक्सट्रूसिव कहते हैं। बस ऐसे याद रखिएगा, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब ये। और ये फॉर्म किससे होती है? मैग्मा से होती है। अग्निय चट्टानें, ठीक है, अग्निय शैल की बात कर रहे हैं, मैग्मा और लावा के जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, वही मैग्मा से फॉर्म होती है इग्नियस रॉक। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी माना जाता है। क्यों प्राथमिक चट्टान के रूप में माना जाता है? क्योंकि यहाँ से जो लावा निकला, मैग्मा निकला, वो ठंडा हुआ और उससे ये डायरेक्टली फॉर्म हो रही है। इनका उदाहरण क्या होता है? ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है। क्लास, मैं इस प्रश्न के साथ ये चीज इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि पेपर में कई बार पूछ लेता है कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स बताइए, अग्निय शैल के एग्जाम्पल्स बताइए, और मैं 4-5 दे देता, आपको ग्रेनाइट दे देता है, बेसाल्ट दे देता है, बलुआ पत्थर दे देता है, चूना दे देता है, नीस दे देता है, और आपसे पूछता है इनमें से कौन सा अग्निय शैल का एग्जाम्पल नहीं है, अग्निय चट्टान का एग्जाम्पल नहीं है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम प्राइमरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, उनके ठंडे होने के बाद इनका निर्माण होता है। ठीक है, डायरेक्ट उनसे निर्माण होता है। अवसादी शैल की अगर हम बात करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं, तो ये बहिर्जात प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम होता है। ठीक है, इससे हम द्वितीयक चट्टानों के रूप में भी जानते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, ये सब अवसादी चट्टानें हो गई आपकी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक हो गई। और रूपांतरित मतलब समय के साथ, रूपांतरित मतलब धीमे धीमे, समझ में आ रहा है? पहले से मौजूद जो चट्टानें हैं, ठीक है, उनमें जो क्रिस्टल है उनका पुनर्क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसके द्वारा रूपांतरित किसी चीज का रूप बदल रहा है ना। यहाँ पे जो क्रिस्टल्स थे, जो इनका कॉम्पोजिशन था, वो धीमे धीमे समय के साथ बदल रहा है, इसीलिए इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं, रूपांतरित कहते हैं। और ये तृतीयक चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का दूसरा नाम है। ठीक है, ये होता है समय के, जब धीमे धीमे समय बीतता है तो इग्नियस रॉक और जो अवसादी चट्टानें होती, अग्निय शैल जो होते हैं, अवसादी शैल होते हैं, वो आपके रूपांतरित शैल में कन्वर्ट होते हैं। समय लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका सिस्ट, नीस, जो ये सब है, ये आपके रूपांतरित हो गए। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए, इग्नियस रॉक की बात करेंगे, ग्रेनाइट हो गए, बेसाल्ट हो गया। ठीक है, ये दो पेपर में बहुत पूछा जाता है। ऑब्सीडियन पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पे लाइम स्टोन कई बार पूछा गया है, मड स्टोन कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद जब हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं, रूपांतरित चट्टानों की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका स्लेट आता है, ये चीज याद रखिए, स्लेट आता है, ठीक है, नीस आता है,
तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया थोड़ा समय लेते हुए, और पूरा प्रयास किया कि हिंदी वालों को भी समझ में आए और इंग्लिश वालों को भी समझ में आए। ठीक है, बस ये याद रखिएगा क्लास, सबसे जो प्राइमरी चट्टानें होती है वो इग्नियस होती है, उसके बाद आपकी सेडिमेंट्री होती है, फिर मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, समय के साथ जब इन चट्टानों में, इग्नियस में और सेडिमेंट्री में जब आपका जो चेंज होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू हीट, यहाँ पे जो मिनरल स्ट्रक्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स के कारण, वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। ये चीज़ याद, इसी वजह से इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी और इसको टर्शरी कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं हम। थर्ड प्रश्न, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई है? कोरल रीफ की बात की गई है। तो कोरल रीफ से रिलेटेड प्रश्न है ये, इसको चलिए डिस्कस करते हैं हम। ये अधिकांशतः उष्ण कटिबंधीय सागरों में पाई जाती है, सागरों में पाई जाती है। यहाँ पे क्या बोला गया है? मेनली ये ट्रॉपिकल सीज में पाई जाती है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में। और आप सभी को पता है अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, अगर ये ग्लोब है, यहाँ पे देखिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये अर्थ है अगर हम मान रहे हैं, और यहाँ पे ये आपका कौन सा है? ये इक्वेटर है। ठीक है, तो ये आपके ट्रॉपिकल रीजन हो गया इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया ये जो कोरल रीफ्स हैं ये आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। इनके विकास के लिए जल का तापमान 35 सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। फॉर देयर ग्रोथ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वो बिल्कुल सही है। जब भी हम कोरल रीफ की बात करते हैं, या फिर इनको मूंगे की चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, मूंगे की चट्टानें इसको कहा जाता है। इनका निर्माण कैसे होता है? जो प्रवाल होते हैं, जो रीफ होते हैं, उनके द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट जो छोड़ा जाता है, उसके वजह से ये पूरा जो कोरल होते हैं, जो उनके द्वारा जो कोरल होते हैं, उनके द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट जो छोड़ा जाता है, उसके द्वारा उन्हीं से एक आपका हम कह सकते हैं चट्टान का निर्माण होता है। देखिए फिगर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से ये निर्मित होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये तो आपका सही है। दूसरा आपका गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ इनके निर्माण के लिए जो तापमान की जो रेंज है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस वजह से ये गलत हो गया। आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। कुछ इस तरीके से कोरल रीफ्स आपके होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कोरल रीफ को प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टानें हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है, और ये आपके उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलती है, जहां तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मॉनसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है? यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट कहाँ पर नहीं पाया जाता है ये बोला गया है। तो पहला आपको दिया गया है म्यांमार, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, फिर अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, फिर फिलीपींस दिया गया है। तो देखिए क्लास, जब भी हम मॉनसून जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो इनका जो विस्तार है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री तक के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल दिया है इसमें फिलीपींस नहीं है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत में आता है फिलीपींस। ये चीज याद रखिएगा, ये किसके अंतर्गत में आता है? ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत में आता है। चलिए, तो यहाँ पर फोर्थ का डी आपका सही उत्तर हो गया। देखिए, मानसून जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर, ठीक है, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और जब हम यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में पड़ता है, इसमें 6 माह हवाएं सागर से स्थल की ओर और 6 माह स्थल से सागर की ओर चलती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस जलवायु के अंतर्गत हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, अफ्रीका का पूर्वी तट और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग और पूर्वी द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग आता है। ठीक है, फिलीपींस भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए 5वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? प्रायद्वीप पठार की आकृति त्रिभुजाकार है।
विंध्य श्रेणी और नर्मदा और तापी नदियाँ इसे दो भागों में बांटती है। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि जब हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करते हैं तो इनका शेप क्या है, इनका शेप आपका त्रिभुजाकार है, ठीक है, ट्रायंगुलर है। और विंध्यन रेंज, नर्मदा और तापी रिवर जो है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब हम प्रायद्वीप पठार भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम भूखंड है, ये आप सभी को पता है, या प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, याद करिए। इसके पहले वाले टेस्ट में जब हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था तो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म हुआ था कि जो प्रायद्वीप पठार है, ठीक है, उनमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन सही था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, या प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, और इनका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। बस इतना याद रखिएगा। विंध्य श्रेणी नर्मदा और तापी इसे दो भागों में बांटती है। चलिए छठवें प्रश्न को देखते हैं। क्लास देखिए, अब यहाँ पर गोंडवाना लैंड की कोई इंग्लिश या हिंदी नहीं होगी, इसी तरीके से पेपर में प्रश्न बनेगा। प्रायद्वीप पठार की हम बात कर रहे हैं तो हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्कियन आप सभी को पता है। चलिए छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मथुरा में किसके द्वारा किया गया था। मथुरा में पूछा गया है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था मथुरा में किसने लेड किया था, प्रिसाइड किया था, या तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है देवी सिंह, गजाधर सिंह, कदम सिंह या जय दयाल सिंह। तो देखिए, चलिए एक एक ऑप्शंस को देखते हुए चलते हैं। जब हम गजाधर सिंह की बात करते हैं तो ये कहाँ पर थे, इन्होंने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, गोरखपुर में। लिखते चलिएगा गोरखपुर में, क्योंकि यूपी स्पेशल का अगर प्रश्न पूछेगा 1857 से इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। कदम सिंह की अगर हम बात करें तो मेरठ, ठीक है। फिर अगर हम जय दयाल सिंह की बात करें तो ये राजस्थान कोटा, तो ये राजस्थान, ठीक है। देवी सिंह ने मथुरा में नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका छठवें का ए हो जाएगा। 7 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब में प्रचुरता से नहीं होता है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब रीजन में इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं, गेहूं दिया है, गन्ना दिया है, काजू दिया है, आलू दिया है, ठीक है। और आप सभी को पता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, काजू होगा, ठीक है। जब भी हम काजू की बात करते हैं तो हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। काजू के लिए हम दक्षिण भारत की बात करते हैं। यहाँ पे किस तरीके की मृदा में हम काजू के प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेटराइट मृदा में, ठीक है, ठीक है, लेटराइट मृदा में हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आप याद रखेंगे मेनली जो तमिलनाडु की जो पहाड़ियां हैं और जो निचला क्षेत्र है कर्नाटक का, केरल का, वहां पर लेटराइट मृदा पाई जाती है और वहां पर काजू का प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में काजू का प्रोडक्शन होता है, लेकिन आप याद रखेंगे काजू के प्रोडक्शन के लिए लेटराइट मृदा की आवश्यकता होती है। और लेटराइट मृदा साउथ में, ठीक है, भारत में साउथ में, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं और मुख्यतः तमिलनाडु की पहाड़ियों में, या फिर जो कर्नाटक का कुछ भाग है, केरल का कुछ भाग है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में और उड़ीसा के पठारों में इनका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम नट हो गया, यहाँ पे नट कर लेना, मट लिखा है। चलिए, गेहूं, धान, सरसों, आलू, मक्का आदि गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब में प्रचुरता से उत्पादित होने वाली फसलें हैं, ठीक है। इन फसलों के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसकी अधिकता गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब में है। 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो चलिए इसको हम देखते हुए चलते हैं। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, तो आप सभी को पता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सिडबी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी,
ठीक है। और नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आवास बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। तो यहाँ पर आप इसको अरेंज करिए तो सबसे पहले आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके पहले वाले क्लास में मैंने एक बार आपको बताया था कि नाबार्ड से रिलेटेड एक और प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, वो क्या है कि नाबार्ड को किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4 5 6 छठवें 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई थी नाबार्ड की। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पेपर में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष आपका स्टैब्लिश हुआ था? तो ये किस वर्ष आपका स्टैब्लिश हुआ था? अगर हम देखेंगे इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 10वां प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर वनजीव विहार दिए गए हैं और जनपद दिए गए हैं, तो चलिए इसको मैच करते हुए चलते हैं। जब हम किशनपुर की बात करते हैं, किशनपुर कहाँ पर है? किशनपुर है लखीमपुर खीरी में। ये हमने डिस्कस भी किया है आपसे। ए का फोर्थ, अरे ए का फोर्थ तो एक ही जगह दिया गया है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका डी आपका सही उत्तर होगा। रानीपुर की अगर हम बात करें, रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में है। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो ये ललितपुर में, और कछवा बनारस में। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। 10th का डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास प्लीज यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हस्तिनापुर वनजीव विहार की बात करेंगे तो मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, ठीक है। फिर राष्ट्रीय चंबल वनजीव विहार, ये आगरा, इटावा, पीलीभीत, चले पीलीभीत हो गया। कैमूर याद रखिएगा आप लोग, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। सुहेलवा, बलरामपुर, गोंडा, यहाँ पे करतनिया घाट, बहराइच याद रखिएगा। रानीपुर वनजीव विहार, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। किशनपुर, लखीमपुर खीरी, पार्वती, अरंगा, ये कई बार पूछा है। गोंडा, कछवा, बनारस में पूछा है। देखिए क्लास मैच द कॉलम के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में यूपी स्पेशल से यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपका हो गया महावीर स्वामी वनजीव विहार ललितपुर, विजय सागर वनजीव विहार महोबा, और एक आपका है यहाँ पर पटना। पटना वनजीव विहार कहाँ पर है? एटा में है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए ध्यान से। यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं और लेखक दिया गया है, लेखक दिए गए हैं। तो चलिए एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। हरिवंश की बात की गई है, ठीक है, तो ये आपका इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे जिनसेन, ठीक है, हरिवंश जिनसेन। तो ए का सेकंड हो गया, लिखते हुए चलते हैं, ए का सेकंड हो गया। हरि विजय की जब हम बात करेंगे, हरि विजय सर्वसेन, ठीक है, बी का फर्स्ट। तो देखिए ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है। सेतुबंध की बात करेंगे तो सेतुबंध विल्हड़, और शांति सत्तक की बात करेंगे प्रवर सेन द्वितीय। तो सी का फोर्थ। एक बार इसको और मैच करते हैं क्लास। यहाँ पर सी का थर्ड। सेतुबंध, सेतुबंध आपका हो गया प्रवर सेन, और शांति बंध आपका हो गया शांति शतक, सॉरी शांति शतक आपका विल्हड़ हो गया। तो यहाँ पर मतलब आपका क्या हो गया ऑप्शन? 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो बी आपका सही उत्तर होगा। हरिवंश की अगर हम बात करें तो इसकी रचना किसने किया है? इसकी रचना जिनसेन द्वारा की गई है, ठीक है। और हरिविजय की बात करें तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? सर्वसेन द्वारा की गई है। सेतुबंध को अगर हम बात करें तो सेतुबंध को एक और नाम से कहा जाता है। सेतुबंध यहाँ पे लिखा हुआ है, सेतुबंध प्रवर सेन हो गया, ठीक है, सही है, बी आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर सेतुबंध को रावण हो भी कहा जाता है, रावण हो भी कहा जाता है। इसमें रावण द्वारा लंका विजय का वर्णन दिया गया है। इस पुस्तक को वकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम ने लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
शांति शतक की रचना विल्हड़ द्वारा की गई है। और इसके अलावा कर्ण सुंदरी विक्रांत देव चरित की रचना भी विल्हड़ द्वारा की गई है। ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा। यहां पर आपका सही उत्तर बी हो गया। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। मौर्य काल में अकाराध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? तो वो किस विभाग का प्रमुख होता था ये हमने डिस्कस किया, ये पूछा गया प्रश्न है। वो खानों का अध्यक्ष होता था, चेयरमैन ऑफ माइंस होता था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। 12वें का सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, आप सभी को पता है मौर्यन पीरियड की बात करते हैं तो हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो शीर्ष में जो सबसे ऊपर जो अधिकारी होते थे उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता था उनको संबोधित करने के लिए, वो था तीर्थ। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा आज के तीर्थ से। अर्थशास्त्र में जो शीर्ष स्थान पे जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती थी? 18 होती थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और अधिकतर स्थानों में जो आपके जो शीर्ष अधिकारी होते थे वो महामात्य की संज्ञा उनको दी गई थी। आपने सीरियल देखा होगा तो उसमें भी सुना होगा महामात्य ना, महामात्य या महामात्य मंत्री या फिर पुरोहित, जो आपके सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होते थे, जो शीर्ष स्थान पे जो आपके अधिकारी होते थे। ठीक है, तीर्थ के नीचे जो अधिकारी होते थे उनके लिए अध्यक्ष टर्म का यूज किया गया था। किस टर्म का यूज किया गया था? अध्यक्ष। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती थी वो कितनी होती थी? 26 होती थी। तीर्थ के नीचे जो आपके उच्च पदाधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था, और अर्थशास्त्र में इनकी जो संख्या दी गई है वो 26 दी गई है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अकाराध्यक्ष की। अगर हम बात करें तो वो खानों के अध्यक्ष को हम अकारा अध्यक्ष कहते थे। ठीक है, यहाँ पर जब हम मुद्रा एवं टकसाल के अध्यक्ष की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे दिया गया है आपका मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष, तो उनके लिए लक्षणा अध्यक्ष का टर्म यूज किया जाता था। ये लक्षणा अध्यक्ष, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष जो होते थे वो मुद्रा एवं टकसाल के अध्यक्ष होते थे। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुद्रा एवं टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, चारागाहों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। और खानों के अध्यक्ष को अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। और नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नवाध्यक्ष कहा जाता था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन जाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते थे? यहाँ पे विदेश मंत्री की बात की गई है और ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। विदेश मंत्री को किस नाम से संबोधित किया जाता था? सुमंत। ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है, सुमंत। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। और कहीं कहीं आपको दाबीर भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इतनी चीजें याद रहेगी आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ और डेजिग्नेशन, जैसे कि पेशवा आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर होते थे, मजुमदार या अमात्य फिनेंस मिनिस्टर होते थे। ठीक है, वित्त मंत्री होते थे। ठीक है, सुरनविस की अगर हम बात करें तो वो सचिव होते थे। वाक्यानविस की बात करें तो वो होम मिनिस्टर होते थे। वाक्यानविस ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। गृह मंत्री की बात की जा रही है ये वाक्यानविस। और सेनापति या सरे नौबत आपके कमांडर इन चीफ होते थे। सुमंत अभी हमने डिस्कस किया, ये विदेश मंत्री होते थे। न्यायाधीश आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा होगा, चीफ जस्टिस होते थे। और पंडित राव की जब हम बात करेंगे तो वो आपके हाईएस्ट प्रीस्ट होते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सर ए नौबत याद रखिएगा आप। सर ए नौबत जो होते थे वो सेना के प्रधान होते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। जलाली इस्माइल शाही आदि संप्रदाय सुहारवर्दी सिलसिले से संबंधित है। सुहारावर्दी सिलसिले की स्थापना अनवरुद्दीन स्तान ने की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जलाली इस्माइल शाही आदि संप्रदाय सुहारावर्दी सिलसिले से संबंधित है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं सुहारावर्दी सिलसिले की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ना कि
अनवरुद्दीन सत्तर ने की थी। ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर फॉल्स है, सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए भारत में इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 प्रश्न को। 15 प्रश्न को देखिए, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। With reference to the downward filtration theory of the education, choose the correct statement from the following statement. यहाँ पे डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात हो रही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड मैकले द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार पहले उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए जिससे शिक्षा छन छन कर नीचे तक स्वतः पहुंचे। तो यहाँ पे डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है। यहाँ पे क्या बोला गया, जो उच्च वर्ग है उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो धीमे धीमे ये एजुकेशन छन छन के जो आपके जो निचला वर्ग है वहां तक भी पहुंचेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिए, ये एकदम सही है। इसमें अपर क्लास को एजुकेशन पहले प्रोवाइड करने की बात की गई थी ताकि जो बॉटम में है, जो लास्ट में है, उनको भी ऑटोमेटिकली धीमे धीमे एजुकेशन मिल जाएगी। और ये लॉर्ड मैकले द्वारा ही बनाया गया था। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित वाइसरॉय को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक चलते हैं, हम देखते हुए चलते हैं। जब हम लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से 1872 तक था। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी, किस वाइसरॉय के समय में हुई थी, और उसका सही उत्तर आपका था लॉर्ड मेयो। मैं फिर रिपीट करूंगी, एक बार पेपर में प्रश्न पूछा था भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किस वाइसरॉय के समय में हुई थी, और इस प्रश्न का सही उत्तर जो था वो लॉर्ड मेयो था, याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉर्थब्रुक की तो इनका जो समय काल है वो 1872 से 1876 तक है। ठीक है, और इन्हीं के समय में मैरिज एक्ट पारित हुआ था। 1872 का जो मैरिज एक्ट था वो किस वाइसरॉय के समय पारित हुआ था, नॉर्थब्रुक के समय। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो आप सभी को पता है लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या होगा, जब आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होगा। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि आईएनसी का फॉर्मेशन किस वाइसरॉय के समय में हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय, और वो कौन सा समय था, 1885 वाला समय था। तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से 1888 तक है। ठीक है, आप याद रखिएगा। सबसे पहला तो आपको याद रहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, और एक चीज आप और याद रखेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसका गठन 1887 में हुआ था, और उस समय वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड डफरिन है। ठीक है, लॉर्ड एलिगन की अगर हम बात करें, एलिगन द्वितीय की, तो 1894 का समय है इनका। ठीक है, और इन्हीं के समय अगर आप देखेंगे तो जो चापेकर बंधु वाला जो कांड हुआ है, ठीक है, तो वो भी इन्हीं के समय इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मारा था। इसके समय में चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर 1894 हो गया। अब आप इसको अरेंज करिए। अब जब आप इसको अरेंज करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये हो गया, लॉर्ड मेयो हो गया, तो 2 हो गया। सबसे पहले 2 जगह दिया गया है। लॉर्ड मेयो के बाद आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका लॉर्ड डफरिन, फिर एल्गिन। यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो गया, बी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दिसंबर में। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन दिसंबर 1600 AD। प्रारंभ में इसको भारत में 20 वर्ष तक व्यापार की अनुमति दी गई थी। इसकी पहली अस्थायी फैक्ट्री वर्ष 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। तो अब हम देख लेते हैं एक ऑप्शन को। सबसे पहले आपको पता है इट वॉज एस्टैब्लिश इन दिसंबर 1600 AD, एकदम सही है। इसकी जो पहली टेम्पररी जो फैक्ट्री थी इट वॉज एस्टैब्लिश इन मसूलीपट्टनम, ये भी एकदम सही है। ठीक है, लेकिन इनिशियली इट वॉज अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स, ना कि 20 ईयर्स। समझ में आ रहा है?
आप सभी को पता है जब भी हम ईस्ट इंडियन कंपनी की बात करते हैं तो ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने 1600 में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक घोषणा पत्र में इनको ये अधिकार दिया गया कि ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक व्यापारिक कंपनी थी, ये चीज याद रखिएगा। और जब 1857 का जब रिवॉल्ट होता है और जब 1858 में जब एक्ट आता है तो उसमें क्या बोला जाता है, ईस्ट इंडियन कंपनी का जो अधिकार है भारत पे उसको खत्म किया जाता है। अब भारत सीधा किसके अंडर आ रहा है, क्राउन के अंडर आ रहा है, क्वीन के अंडर आ रहा है ना। तो इसी वजह से जो गवर्नर जनरल वाली पोस्ट थी अब उसको वाइसरॉय की पोस्ट कह दिया गया था। तो वाइसरॉय कौन होते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन होते थे। समझ में आ रहा है ना। तो जब ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी तो ये एक व्यापारिक कंपनी थी, ये चीज याद रखिएगा। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे मसूलीपट्टनम के बाद 1613 में इन्होंने एक स्थायी फैक्ट्री की शुरुआत की थी, कहाँ पर, सूरत में। ये भी चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ए आपका जो है वो सही उत्तर है। 18वें प्रश्न को अब देखते हैं। संसद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। हम देखते हैं राज्यसभा व लोकसभा जैसे शब्द 1954 में क्रमशः राज्य परिषद व जनता सदन के स्थान पर किए गए। ठीक है, लोकसभा राज्यों व राज्यसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वेरी गुड। अब ये तो आप सभी को पता होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर ए होगा। 1954 में राज्यसभा और लोकसभा ये जो वर्ड है वो आपका कॉइन किया गया और राज्य परिषद और जनता सदन को रिप्लेस किया गया राज्यसभा लोकसभा से। जब भी हम लोकसभा की बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा, इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट द होल पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया, ये तो एकदम गलत है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा 1954 में लोकसभा नाम दिया गया और राज्यसभा नाम दिया गया। ठीक है, और जब भी हम बात करते हैं राज्यसभा की तो आप सभी को पता है राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, निचला, मतलब लोअर हाउस है, निचला सदन है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि जब भी हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं, जबकि जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 19 देखिए, अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात की गई है और आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन मुद्दों पर संसद कानून बना सकती है। ये एकदम सही है। जब भी ऑर्डिनेंस इशू होगा तो खाली ऑर्डिनेंस उन्हीं मैटर्स पे इशू हो सकता है जिसपे कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, लॉ बना सकती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, वो किसी भी समय किसी भी ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं, एकदम सही है। संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल 123 में दिया गया है और उसी आर्टिकल के थ्रू ये इश्यू किया जाता है, एकदम सही है। राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश न्यायिक समीक्षा से परे है, तो ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ये आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। देखिए क्लास, जब 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जब 38th संविधान संशोधन 1975 में जब आया था तो उसमें ये व्यवस्था लाई गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है, जो ऑर्डिनेंस है, वो राष्ट्रपति की संतुष्टि उसमें अंतिम और मान्य होगी। ठीक है, उसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था। लेकिन बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, संविधान संशोधन आया, उसमें क्या बोला गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो उसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ये आपका गलत है। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू।
इसको न्यायिक चुनौती दी जा सकती। चलिए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है। चार्टर एक्ट 1853 में विधि निर्माण हेतु भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है। 12 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड फॉर इंडिया फॉर लेजिस्लेशन। दूसरा है निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो खाली आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि देखिए ये जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव जनरल की परिषद की और जो कार्यकारी कार्यों को, इन दोनों को अलग कर दिया गया था इसके थ्रू। ठीक है, और इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ दिया। तो अब जब 6 नए सदस्यों को जोड़ दिया तो आपके टोटल सदस्य कितने हो गए? 12 हो गए। ये चीज याद रखिए। देखिए वर्ष 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर लेजिस्लेटिव जनरल की परिषद और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया जिन्हें विधान परिषद के रूप में जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया जिन्हें विधान परिषद के रूप से जाना जाता था। इसे दूसरी तरीके से रखने के लिए इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद बनाई जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। दूसरा देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिनमें 6 को क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। अच्छा क्लास, यहाँ पर ना इसको आप करेक्ट करिए। यहाँ पे जो सेंटेंस आपका फॉर्म हुआ है ना, इसको मैं पढ़ रही हूँ एक्सप्लेनेशन में, ये थोड़ा सा गलत है। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए 12 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आपका फॉर्म हुआ है ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे या तो ये लिख दें या तो फिर हम इसको सही भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 6 थे, फिर 6 को ऐड किया गया तो 12 मेंबर्स आपके हो गए। उस हिसाब से चलेंगे तो ये एकदम सही है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 6 मेंबर्स थे। ठीक है, आप इसको सही मान सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 6 मेंबर्स थे, बाद में फिर 6 मेंबर्स इंक्लूड किए गए, जिससे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स की संख्या हो गई वो 12 हो गई। नहीं, आप इसको एकदम सही मान सकते हैं। उत्तर एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की वो नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले जो 6 मेंबर्स थे अब वो 12 मेंबर्स हो गए थे, जिसमें 12 मेंबर्स में अगर हम देखें तो वो कौन कौन से थे आपके? पहला आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसको कि हम जीजी लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, फिर 4 आपके मेंबर्स होते थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, एक रेगुलर जज आपका हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, और 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हुआ करते थे। इतना डीप में पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपका 20वें का आपका ए आपका सही उत्तर है। चलिए 21वां प्रश्न हम देखते हैं। 21वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। 21वें प्रश्न में क्या दिया गया है? मूल अधिकारों की प्रकृति संविधान में स्थायी है। मूल अधिकारों को आधारभूत ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब क्लास यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पर फंडामेंटल राइट जो है वो आपका आधारभूत ढांचे की जो बात की गई है उसका एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। जो बेसिक डॉक्ट्राइन की बात कर दी गई थी तो उसमें बेसिक डॉक्ट्राइन में फंडामेंटल राइट जो हमारा जो मूल अधिकार है वो तो उसका पार्ट है, लेकिन फंडामेंटल राइट में चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, संशोधन किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन संशोधन जो है वो इस प्रकार किया जाता है कि आधारभूत ढांचे के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रभावित ना करे, जो बेसिक डॉक्ट्राइन का जो सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा?
अगर हम देखें तो ये आपका सही है, लेकिन ये गलत है, परमानेंट नहीं है। तो ए आपका गलत है और आर आपका सही है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22वें को हम देखते हैं। प्राक्कलन समिति की बात की गई है, एस्टिमेट कमेटी की बात की गई है। प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। इस समिति में कुल 20 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार का मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अब जब भी हम प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, 20 नहीं 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और ये मेंबर्स आपके कहाँ के होते हैं, सारे मेंबर्स आपके लोकसभा के होते हैं, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और समिति का जो सभापति अध्यक्ष होता है वो समिति के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। समिति का जो सभापति अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इट्स चेयरमैन, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, नीदर, ना एक ना दो। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब भी हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की, हम एस्टिमेट कमेटी की बात करते हैं, तो ये किसके किसके सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, जॉन मथाई के, ठीक है, जो उस समय वित्त मंत्री थे, जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन 1950 में किया गया था, जिसमें कि आपके 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मतों के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से ही करते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उन्हीं मेंबर्स में से एक मेंबर को इनका अध्यक्ष बनाता है, और समिति का जो सभापति अध्यक्ष होता है उन्हीं के द्वारा समिति के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। चलिए, इनका कार्यकाल कितना होता है ये चीज आप याद रखेंगे, 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 23वां प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा का प्रभाव निम्नलिखित में से किस भौतिक घटना के कारण होता है। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना। हीट की बात कर रहे हैं तो हीट में टेम्परेचर की बात आएगी, तो तापांतर, ठीक है, टेम्परेचर। 23rd का जो सही उत्तर है वो सी है। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम, बताइए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा वो पोटेशियम होगा, डी होगा। अब यहाँ पर उत्तर आप देख लीजिए, अगर हम विकल्प जो आपके दिए गए उसमें धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में उनको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा किसका है, पोटेशियम का है, ठीक है, फिर सोडियम का है, फिर कैल्शियम का है, फिर आयरन का है, ठीक है। 25 प्रश्न को अब हम देखते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न होती है। यहाँ पे पूछा गया जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो कहाँ पर संपन्न होती हैं ऑर्गेनिज्म में। तो वो सब आपकी संपन्न होती है प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, जीव द्रव्य में। तो सी आपका जो है वो सही उत्तर है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक है। उसकी खोज पुरकिंजे द्वारा की गई थी। जीव द्रव्य में 80 से 90% तक जल पाया जाता है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को पॉज करिए, लाइक करिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती है तो आप थोड़ा सा अपनी भी तरफ से गूगल कर लिया करिए। और अगर क्लास में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।